जय हिंद मेरे बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है व्हीट स्टोन्स ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन्स ब्रिज एक्चुअल में है क्या? ये है चार रेजिस्टेंसेस का पैरेललोग्राम अरेंजमेंट, यानी पैरेललोग्राम की चार साइड्स में चार रेजिस्टेंस जैसे हमने लगा दिए हैं, ऐसा एक अरेंजमेंट कहलाता है व्हीट स्टोन्स ब्रिज। देखते हैं कैसे। मान लो ये हमारा एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम की इस साइड में ए बी में एक रेजिस्टेंस मान लो पी, बी सी में दूसरा रेजिस्टेंस क्यू, ए डी में तीसरा रेजिस्टेंस आर और सी डी में ये चौथा रेजिस्टेंस एस। तो ये चार रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर और एस का पैरेललोग्राम अरेंजमेंट ही बनाएगा व्हीट स्टोन्स ब्रिज। फिर बात आएगी, इसको हमने क्यों पढ़ना है, इसकी क्या यूटिलिटी है फिजिक्स में? तो इसकी यूटिलिटी है कि इसके बैलेंसिंग की कंडीशन निकालेंगे हम। इसके बैलेंसिंग की कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर हमारे पास ये चार रेजिस्टेंसेस हैं तो इनमें से जनरली हम P और Q का रेशो फिक्स कर लेते हैं। तो इसलिए P और Q को रखने वाली आर्म यानी AB और BC ये कहलाती है रेशो आर्म। AD आर्म में जो रेजिस्टेंस R है ये होता है एक नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता है और उस वैल्यू को हम बदल भी सकते हैं। तो ये एक नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसलिए आर्म एडी जिसमें ये आर लगा है कहलाती है नॉन आर्म। और ये जो फोर्थ रेजिस्टेंस एस हुआ, ये फोर्थ रेजिस्टेंस होता है अननोन रेजिस्टेंस, इसलिए इसको रखने वाली आर्म यानी ये डीसी कहलाती है अननोन आर्म। तो इस तरह से हम ए बी सी डी की चारों आर्म्स के नाम बता सकते हैं। ए बी बी सी रेशो आर्म, क्यों? क्योंकि पी और क्यू का रेशो जनरली हम फिक्स रख लेते हैं। आर नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, चूंकि ये वेरिएबल है तो इसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं। तो किसी भी डिवाइस के सिंबल पे अगर ये एरो आ गया तो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को वेरी किया जा सकता है। अब एस अननोन रेजिस्टेंस, इसलिए एस को रखने वाली आर्म अननोन आर्म। तो ये तो इसकी नोमेनक्लेचर एक तरह से हो गया आर्म्स का। अब बात आती है कि ब्रिज को बनाने के लिए इसमें क्या सर्किट हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी डायगोनल एसी में एक की और एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। तो एक डायगोनल में हमने की K1 और सोर्स ऑफ ईएमएफ E यानी एक सेल ये कनेक्ट कर दी। बची दूसरी डायगोनल, तो उस दूसरी डायगोनल में हम कनेक्ट कर देते हैं एक और की, मान लो K2 और साथ में गैल्वेनोमीटर। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया व्हीट स्टोन्स ब्रिज का। एक बार अब ये सर्किट अगर हमारे पास बन गया तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ब्रिज बैलेंस्ड कब कहलाएगा। अगर हम ब्रिज की बैलेंसिंग की बात करें तो उसके लिए याद रखना है कि पहले की K1 दबानी है और K1 को दबाने के कुछ टाइम बाद अगर हम K2 को दबाएं और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो हम बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब if on pressing key K1, K2 is pressed and galvanometer shows no deflection, then we will say that the bridge is balanced. तो इस तरह से ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस हो जाएगा तो उस बैलेंसिंग के लिए हुआ क्या ब्रिज में, क्यों बैलेंस हो गया ब्रिज, तो उसको भी समझ लो। अगर हम बोल रहे हैं हमने K1 प्रेस किया, K1 को प्रेस करने के बाद K2 प्रेस किया और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में यानी बीडी में कोई करंट नहीं है। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि करंट का कॉज क्या है। तो करंट का कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल बीडी है इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है जब ब्रिज बैलेंस्ड है। तो जिस कंडीशन में ब्रिज बैलेंस है उस कंडीशन में पॉइंट्स बी एंड डी बोथ विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो बी और डी दोनों के पोटेंशियल
इक्वल हो जाएंगे तब जब ब्रिज बैलेंस है, और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा इसलिए डायगोनल बीडी में कोई करंट नहीं होगी, यानी गैल्वेनोमीटर कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा K1 के बाद K2 को दबाने पर भी। बात समझ में आई होगी शायद। ये कंडीशन कहलाएगी ब्रिज की बैलेंस वाली कंडीशन। तो अब इस कंडीशन के लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। जब ब्रिज बैलेंस है तो उस बैलेंस वाली कंडीशन में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा बिटवीन पी क्यू आर एंड एस, तो वो कहलाएगी कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज। अब उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके क्या हैं? एक तरीका तो ये कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो पॉइंट बी और डी दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। अगर पॉइंट्स बी और डी दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे तो इस बात को यूज करके हम पी क्यू आर एस में रिलेशन निकाल लेंगे और वही हो जाएगी कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज। फिर दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा कि हम किरचॉफ्स मैश रूल लगा देंगे और मैश रूल की हेल्प से कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज निकाल लेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉज ऑब्टेन कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज, तब हमें श्योर है कि किरचॉफ्स लॉज ही यूज करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं बोलता है तो हम सीधे पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी यूज करके भी कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज निकाल सकते हैं। तो अब मैं ये दोनों ही तरीके आप लोगों को समझा देता हूं कैसे हम कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एंड एस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली वाली तरीके की। अब पहला तरीका हमारा क्या कहता है कि पोटेंशियल ऑफ बी व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, लिखना है ये हमने, तो मैं लिख देता हूं, चलो। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड पोटेंशियल ऑफ बी यानी वीबी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी यानी वीडी। अब ये डी थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं वही में से, यहां ये पॉइंट हमारा डी है, तो वीबी इज इक्वल टू वीडी। इसको हम यूज करेंगे कैसे? ये तो हमें पता चल गया क्योंकि डायगोनल बीडी में कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब वीबी और वीडी दोनों इक्वल हैं। ये तो हमें पता चल गया करंट ना होने से। और किया क्या है हमने? पहले की K1 को प्रेस किया है और फिर की K2 को प्रेस किया है। ये भी अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको कि क्यों पहले K1 प्रेस करनी है और बाद में K2। तो अभी हमने K1 को प्रेस करने के बाद K2 को प्रेस किया। मान लो K1 को प्रेस करने से यहां करंट आई, ये करंट आई यहां आके दो पार्ट में बढ़ जाएगी पॉइंट ए पे। अब एक पार्ट को मान लिया मैंने I1 ले लिया, तो दूसरा हो गया I2। तो पहले अगर मैं जंक्शन रूल लगाता हूं तो बाई जंक्शन रूल I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि I हमें टोटल करंट फ्रॉम द सेल नहीं निकालनी है, हमें तो केवल पी क्यू आर एस में रिलेशन निकालना है। अब चूंकि इस बीडी में कोई करंट नहीं है तो ये करंट जो ए से बी की तरफ जा रही है वो एज सच बी से सी की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से ये I2 जो यहां ए से डी की तरफ आ रही है वो एज सच डी से सी की तरफ चली जाएगी, और ये I1 और I2 वापस मिलके I बना देंगे। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पी क्यू आर और एस में, यानी व्हीटस्टोन्स ब्रिज में। अब फिर बात आएगी कि इस व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड वीबी इज इक्वल टू वीडी को कैसे यूज करें। तो उसके लिए देखिए ए बी और डी दोनों का कॉमन पॉइंट है, ए कॉमन पॉइंट है बी और डी दोनों का, और बी और डी के पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब ए से बी तक जाने में जितना पोटेंशियल का लॉस होगा, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए से डी पे जाने में होना चाहिए। होप के बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि बी और डी दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं, ए दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसलिए ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वही पोटेंशियल डिफरेंस ए से डी तक आना चाहिए। इसी बात को मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एडी। ऐसा क्यों?
एज ए इज पॉइंट कॉमन टू बोथ बी एंड डी। बी और डी दोनों का कॉमन पॉइंट है ए, और बी और डी दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं, तो जितना पोटेंशियल बी का है उतना ही पोटेंशियल डी का है। तो ए से बी तक जाने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यानी पोटेंशियल का लॉस होगा उतना ही ए से डी तक भी होगा। करंट की डायरेक्शन में हम अगर हम चलेंगे तो पोटेंशियल का फॉल ही होता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I1P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD I2R। ये पहली बात हो गई। अब इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि B और D के पोटेंशियल सेम है और C इन दोनों का कॉमन पॉइंट है ना। C इज पॉइंट कॉमन टू बोथ B एंड D। तो फिर से हम ऐसे लिख देते हैं एज C इज ए पॉइंट कॉमन टू बोथ B एंड D। दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। अगर दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है तो फिर से हम बोल देते हैं B से C तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही D से C तक आएगा। तो यानी सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DC। अब BC और DC दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो हमारे लिए मुश्किल काम है नहीं। V इज इक्वल टू आई आर निकाल देंगे, I1Q इज इक्वल टू I2S। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब क्या करना है भाई, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे, तो डिवाइडिंग 1 बाई 2 P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और ये सबसे आसान तरीका है इस कंडीशन को निकालने का। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका मैंने बताया क्या कि हम यूज कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉज को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दिख रहे हैं हमें दो क्लोज्ड मैश हैं ABDA। एक बार इसमें मैश रूल लगा देंगे, फिर BCDB इसमें मैश रूल लगा देंगे। इन दोनों में किरचॉफ्स मैश रूल लगा के रिलेशन निकाल लेंगे। अब उन रिलेशंस में वापस सेम यही बात आएंगी जो 1 और 2 में है। देखते हैं जरा कैसे। इसको मैं यहां दिखा देता हूं आपको। बाय अप्लाइंग मैश रूल, बाय अप्लाइंग मैश रूल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इन मैश ABDA। अगर इस मैश ABDA में मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं तो यह हमें बोलता है सम टोटल ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज्ड मैश इज ऑलवेज 0। तो अब सबसे पहले A से B तक जाने में हमें I1P मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो I1P लेकिन कैसे नेगेटिव, क्योंकि A से B तक जाने में पोटेंशियल फॉल कर रहा है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो I1P हो गया हमारा नेगेटिव। B से D पे चलेंगे, जब B से D में चलेंगे तो वहां कोई करंट ही नहीं है, करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब BD में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अब हमें A पे आने के लिए वापस D से A पे चलेंगे। D से A पे जब चलेंगे तो वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट, और अगेंस्ट द करंट का मतलब पोटेंशियल का राइज, और राइज का मतलब फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब हो गया ये I2R पॉजिटिव, तो प्लस I2R। वापस पहुंच गए हम A पे, तो इसका मतलब सम टोटल ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस हो गया 0। और इसने हमें क्या दिया, I1P इज इक्वल टू I2R। पहली कंडीशन जो हमारे पास थी वापस आ गई हमारे पास। अब इसी तरह से हम मैश रूल लगाते हैं, किसमें, मैश BCDB में। तो इसमें इट मींस बाय अप्लाइंग
KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन मैश BCDB। अगर मैश BCDB में हमने किरचॉफ्स मैश रूल लगाया तो फिर से हम चलते हैं B से C, C to D एंड देन B। जैसे यहां हम चले थे A से B, B से D और फिर D से A। तो B से C पे जब पहुंचेंगे तो मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब फिर से पोटेंशियल का फॉल, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, तो इसका मतलब माइनस I1Q। C से D की तरफ चलेंगे तो अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब फिर से पोटेंशियल का राइज, फाइनल ज्यादा इनिशियल कम, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, तो प्लस I2S। और D से जब B पे जाएंगे तो DB में तो कोई करंट है नहीं, तो इसका मतलब यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पहुंच गए हम B पे तो इक्वल टू जीरो। और ये फिर हमें क्या देगा भाई, ये हमें देगा I1Q इज इक्वल टू I2S, यानी ये सेकंड वाली बात। बस अब क्या करना है हमने, डिवाइडिंग 1/2, तो डिवाइड कर देते हैं 1 को 2 से, और हमें मिल गया P/Q इज इक्वल टू R/S। तो अगर हमसे किरचॉफ्स लॉज यूज करके कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज निकालने के लिए बोलता है तो श्योर है फिर हमने यही तरीका फॉलो करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, तो बेटर है कि हम ऐसे पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट D को यूज करें और सीधे निकाल दें कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ द ब्रिज। अब एक बात बची, मैं आपको बोल रहा था कि हमें पहले K1 दबानी है फिर K2 को प्रेस करना है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा हमें करना होता है टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स, इंड्यूस्ड करंट्स के इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। ऐसा इसलिए कि मान लो मैंने पहले K2 को प्रेस कर दिया तो यहां दो छोटे छोटे क्लोज्ड लूप बन जाएंगे। जब मैं K1 को प्रेस करूंगा तो इसके अंदर से करंट जैसे ही ग्रो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इंक्रीज करेगा, और इसलिए इन लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रो करेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए लूप चेंज करेगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर मेरा ब्रिज बैलेंस भी है तब भी इंड्यूस्ड करंट्स की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे सकता है। उस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए, यानी उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करना है, पहले K1 को प्रेस करना है और उसके कुछ देर बाद K2 को प्रेस करना है। होप मेरे बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये था अबाउट दी व्हीटस्टोन्स ब्रिज। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज की, और अब हमारे सिलेबस में बस एक ही एप्लीकेशन बचता है और वो है मीटर ब्रिज। पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक और एप्लीकेशन हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास केवल एक ही एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। तो बात करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास में।